एक लड़की ठेले पे सब्जी बेच रही थी। तभी एक आईएएस की गाड़ी वहां पर आ जाती है। वो लड़की आईएएस की गाड़ी को देखकर डर जाती है। तभी उस आईएएस की गाड़ी से एक आईएएस ऑफिसर निकलते हैं जो कि उस लड़की के ठेले की ओर जाने लगते हैं। दोस्तों, अब वो लड़की और भी डर जाती है, जिसकी वजह से अपने आप को छुपाने लगती है। लेकिन दोस्तों, जैसे उस आईएएस ऑफिसर को देखती है, वो और भी ज़्यादा शौक हो जाती है और अपने आप को छुपाने लगती है कि मैं एक अनजान लड़की हूँ। लेकिन वो आईएएस ऑफिसर उस लड़की को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि संजना, मैं तुमको पहचान गया हूँ, बहुत अच्छा होगा कि तुम अपने आप को मत ही छुपाओ। दोस्तों, जैसे ही वो लड़की उस आईएएस ऑफिसर की बात को सुनती है, उनके कदमों में आकर गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और कहती है मुझे माफ़ कर दो, उनसे माफ़ी मांगने लगती है। दोस्तों, आखिरकार वो आईएएस ऑफिसर उस लड़की के कौन थे और लड़की का उस आईएएस ऑफिसर के साथ क्या रिश्ता था, आइए इस वीडियो में इस कहानी को जानते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी को अगर आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो वाकई में आपको दिल को छू लेगी। दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह आर्या और आज के कहानी के नए एपिसोड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक लड़की जिसका नाम संजना होता है, संजना अपने गांव में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि आसपास के इलाकों में भी उसका नाम चलता था कि वहाँ की लड़की, फला गांव की लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर है। दोस्तों, संजना सुंदर तो थी, लेकिन उसके अंदर जरा सा भी संस्कार नहीं था। वो बड़े और छोटों की आदर करना बिल्कुल नहीं जानती थी। कैसे बड़ों का सम्मान किया जाता है, अपने से छोटों से कैसे बोला जाता है, वो बिल्कुल नहीं जानती थी। दोस्तों, अपनी खूबसूरती को लेकर और बहुत ज़्यादा घमंड रखती थी। दोस्तों, संजना बीए की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। अब दोस्तों, उसके पिताजी उसके शादी के लिए एक लड़का ढूंढने लगते हैं। दोस्तों, आखिरकार उनको लड़का ढूंढते ढूंढते एक लड़का मिल ही जाता है जिसका नाम संदीप होता है। संदीप दिखने में तो बहुत अच्छा नहीं था, काला था, लेकिन उसका जो स्वभाव था बहुत ही अच्छा था। एक संस्कारी लड़का था। वो जानता था कि छोटे बड़े का आदर कैसे करना चाहिए। और दोस्तों, और ख़ास बात तो ये थी उस लड़के में कि वो पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा टैलेंट था और वो आईएएस की पढ़ाई पूरी कर रहा था। दोस्तों, यह सब देखकर संजना के पिताजी संदीप से रिश्ता तय कर देते हैं और घर आते हैं संदीप का एक फ़ोटो लिए। दोस्तों, संदीप के फ़ोटो को संजना के पिताजी संजना को दिखाते हैं, देखो ये लड़का बहुत ही अच्छा है। और ख़ास बात तो ये है, ये लड़का आईएएस की पढ़ाई पूरी कर रहा है। हो सकता हो भविष्य में ये आईएएस भी बन सकता है, क्योंकि इस लड़के के अंदर बहुत ज़्यादा संस्कार है। बड़ों और छोटों का आदर करना बड़े अच्छे से जानता है और मुझे लड़का बहुत पसंद है। तुम बताओ ये लड़का कैसा है। दोस्तों, संजना जैसे ही संदीप की फ़ोटो को देखती है वो निराश हो जाती है, क्योंकि संदीप जो था वो सांवले कलर का था, जिसके वजह से संजना उसको नहीं पसंद करती है, यानी कि नापसंद कर देती है। लेकिन संजना के मम्मी को और संजना के भाई को वो लड़का बहुत ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन संजना इस बात से बहुत ज़्यादा निराश थी कि मुझे यह लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि दोस्तों संजना उसके स्वभाव से नहीं, उसके संस्कार से नहीं, उसके चेहरे को देखकर उसको ठुकरा रही थी। लेकिन माँ बाप के आगे वो मजबूर थी, क्योंकि दोस्तों गांव देहात में आपको पता ही है, शादी अपने मन पसंद से नहीं किया जाता है। माँ बाप जो लड़का लड़की पसंद करते हैं उसी से शादी किया जाता है। दोस्तों, अब 3 महीना बीत जाता है जब संजना का डेट रखा जाता है शादी का। बड़े धूमधाम से संदीप अपनी बारात को लेकर संजना के घर आता है। इधर संजना के पिताजी संदीप के बारात का और संदीप का बड़े अच्छे से आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तैयारी में कोई कमी नहीं करते हैं, जिससे कि संदीप और संदीप के बाराती को शिकायत देना पड़ जाए। दोस्तों, संदीप भी बड़ा खुश होता है कि हमारे ससुर जी बड़े अच्छे से हमारी स्वागत किए, बड़े अच्छे से हमारी आदर की। दोस्तों, खाना पीना नाश्ता पानी होता है और संदीप जयमाले पे जाता है। इधर दोस्तों संजना एक दुल्हन के जोड़े में बैठी हुई थी और बार बार अपने आप को कोस रही थी कि मैं किस लड़के से शादी करने जा रही हूँ। दोस्तों, वो अपने मन में यही बात बार बार सोच रही थी कि मैं इतनी ज़्यादा सुंदर हूँ, मेरा गांव और इलाके में नाम है कि मैं इतनी ज़्यादा सुंदर हूँ और मैं ऐसे लड़के से शादी करने जा रही हूँ जो लड़का मेरे पाँव का धूला भी नहीं है।
दोस्तों यह सब सोचकर वह अपने आप को बार बार कोस रही थी और निराश हो रही थी। तभी उसका बुलावा आ जाता है कि चलो चलो जयमाल पे दूल्हा आ गया है और अब तुम्हारा जो है जयमाल होने वाला है। दोस्तों दो लड़कियां पकड़कर संजना को जयमाल वाले स्टेज पर ले जाने लगती हैं। अब दोस्तों जयमाल डालने की बारी आती है। दोस्तों अब संदीप जैसे ही संजना को जयमाल डालने जाता है, संजना वहीं पर गुस्सा हो जाती है और जयमाल को लेकर फेंक देती है और कहती है, मैं तुम जैसे लड़कों से शादी करूंगी जो मेरे पाँव का धुला हुआ भी नहीं है। दोस्तों संदीप वहाँ पर खामोश रहता है, कुछ नहीं बोलता है। संजना बहुत ज़्यादा बुरा भला कहती है, लेकिन संदीप वहाँ पर सब कुछ सुनता रहता है, खामोश रहता है, कोई कुछ नहीं बोलता। संदीप के पिताजी भी कुछ नहीं बोलते, बगल में ही खड़े होकर सारी बातें सुनते हैं। उसके बाद संजना के पिताजी संजना को एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, तुम कैसी बात कर रही हो, इतना अच्छा लड़का, इतना संस्कारी लड़का है और तुम जो है इस शादी को ठुकरा रही हो। दोस्तों संजना के पिताजी संदीप के पिताजी के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगते हैं, संदीप से भी माफ़ी मांगने लगते हैं। कहते हैं, मुझे माफ़ करना, मेरी बेटी ऐसी है, मुझे माफ़ करना प्लीज़। उसके बाद संदीप के पिताजी कहते हैं कि क्या आप अपनी बेटी को हमारे बेटे के बारे में नहीं बताया था, आपने हमारे बेटे का फ़ोटो नहीं दिखाया था कि हमारा बेटा थोड़ा सा सांवला है, दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पढ़ने लिखने में और अपने स्वभाव में बहुत ही अच्छा है। अब दोस्तों संजना के पिताजी कहते हैं, मैंने सब कुछ बताया था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। दोस्तों अब संदीप के पिताजी बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, संदीप भी निराश हो जाता है। इधर दोस्तों संजना के पिताजी संजना से हाथ जोड़कर कहते हैं, प्लीज़ बेटी हमारे साथ ऐसा मत करो, इस लड़के से शादी कर लो। दोस्तों संजना बार बार यही कह रही थी कि ये लड़का मुझे नहीं पसंद है और आप मुझे ज़बरदस्ती से शादी नहीं करवा सकते। दोस्तों थोड़ी देर में कहा सुनी हो जाती है, उसके बाद पुलिस भी आ जाती है। पुलिस कहती है कि संजना को पूरा हक है अपना दूल्हा चुनने के लिए, अगर आप लोग इसका शादी ज़बरदस्ती करवाएंगे तो आप सबको जेल हो सकती है, क्योंकि संजना का पूरा अधिकार है कि वह अपने मनपसंद के लड़के से शादी करे। दोस्तों अब जो है संदीप को और संदीप के पिता को अपनी बारात को वापस ले जाना पड़ जाता है। संदीप बड़े निराश से अपनी बारात को वापस ले जाता है और संजना के पिताजी वहीं पर रोने लगते हैं। उसकी मम्मी भी आ जाती है, वहीं पर रोने लगती है। इधर संजना बहुत खुश होती है जब उसकी शादी टूट जाती है। दोस्तों अब धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। संदीप के पिताजी संदीप को बुलाते हैं और कहते हैं, संदीप मुझे माफ़ करना, तुम्हारी शादी मैंने एक ऐसी लड़की से कर दी थी जो कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी इतनी ज़्यादा बेइज्जती करेगी। मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मुझे माफ़ करना। संदीप अपने पापा के हाथों को पकड़ लेता है, कहता है, पापा आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है कि मेरी सूरत इतनी अच्छी नहीं है। संदीप के पिताजी कहते हैं, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी शक्ल थोड़ी सी अच्छी नहीं है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है, तुम्हारे अंदर वह गुण है बेटा कि जो तुम सबके भावनाओं को अपनी मीठी हुई वाणी से हर लेते हो। फिर संदीप के पिताजी कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे लिए एक लड़की और देख रहा हूँ, हो सकता हो तुम्हारी शादी उससे हो जाए। संदीप कहता है कि पिताजी अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात बोलूँ। संदीप के पिताजी कहते हैं, बताओ क्या बात है। संदीप कहता है कि पिताजी मैं अब शादी नहीं करना चाहता, मैं शादी तभी करूंगा जब मैं एक IAS ऑफिसर बन जाऊंगा। दोस्तों यह बात सुनकर संदीप के पिताजी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कहते हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा, मैं तो चाह ही रहा हूँ कि तुम जल्दी से IAS ऑफिसर बन जाओ। दोस्तों अब संदीप कहता है कि मैं अपनी पढ़ाई के लिए लखनऊ में एक फॉर्म डाला हूँ, हो सकता हो मेरा लखनऊ के विश्वविद्यालय में एडमिशन हो जाए, उसके बाद मैं वहीं पे शिफ्ट हो जाऊँगा और बड़े लगन से बड़े मन से अपनी IAS की पढ़ाई पूरी करूँगा। दोस्तों अब अगले दिन ही उसकी एक पेपर आती है, आपकी जो सिलेक्शन है वो लखनऊ के विश्वविद्यालय में हो गया है, यानी कि आपका एडमिशन लखनऊ के विश्वविद्यालय में हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों संदीप इस बात को सुनकर बड़ा खुश होता है और अपने पिताजी से आज्ञा लेता है, कहता है कि मैं पिताजी अब लखनऊ जा रहा हूँ, अपनी IAS की पढ़ाई पूरी करूँगा, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। दोस्तों खुशी खुशी संदीप के माता पिता संदीप को विदा करते हैं और संदीप लखनऊ में आकर अपनी IAS की पढ़ाई बड़े अच्छे से बड़े लगन से पूरी करने लगता है। इधर संजना इलाहाबाद में एक कंपनी में जॉब करने लगती है। उसके बाद उसी के दौरान एक लड़के से उससे दोस्ती हो जाती है जिसका नाम विशाल होता है। विशाल संजना को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। आखिरकार वही होता है जब संजना को लगता है कि विशाल मुझसे बहुत प्यार करता है। दोस्तों क्योंकि विशाल जो था
वो बहुत ही ज़्यादा गंदा लड़का था। वो गंदी गंदी लड़कियों से अपना ताल्लुक़ रखता था और नशा, गांजा, भांग, दारू भी पीता था। उसका जो चरित्र था बहुत ज़्यादा गंदा था। लेकिन जब भी वो संजना के सामने आता था, ना तो वो दारू पीता था, ना तो गांजा खाता था। एक अच्छे लड़के के रूप में संजना के पास आता था। संजना को यह देखकर बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि विशाल दिखने में भी बहुत खूबसूरत था और उसका जो बोली वचन था संजना को बड़ा अच्छा लगता था। दोस्तों, धीरे धीरे 3 से 4 महीने होते हैं और इस 3 से 4 महीने में संजना और विशाल में धीरे धीरे प्यार हो जाता है। और प्यार इतना ज़्यादा हो जाता है कि संजना कहती है कि विशाल, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। विशाल भी कहता है कि मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों, विशाल संजना को भरमाने लगता है, क्योंकि विशाल संजना से प्यार नहीं करता था। संजना जो भी जॉब करती थी, वो जितना भी पैसा होता था वो सारा विशाल को दे देती थी, क्योंकि वो विशाल से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, जिसको कहते हैं बेइंतहा मोहब्बत करती थी। बिना विश्वास किए संजना विशाल से प्यार करती थी। दोस्तों, अब इसी का फ़ायदा उठाता था विशाल। जब भी संजना कोई काम कहती, कोई बात कहती, तो बड़े प्यार से विशाल मान जाता था और संजना के लिए विशाल हमेशा खड़ा रहता था। यह सब देखकर संजना बहुत ज़्यादा खुश थी कि विशाल मेरे ज़िंदगी में आ जाएगा तो मैं शायद बहुत ज़्यादा खुश होंगी। लेकिन उसको नहीं पता था कि विशाल उससे शादी नहीं करेगा, वह उसको धोखा दे रहा है। दोस्तों, अब दिन आगे बढ़ने लगता है, करीबन साल भर हो जाता है। उसके बाद संजना विशाल से कहती है, विशाल, मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारे घर वालों से मिलूं और अपनी शादी का बात करूं। आखिर तुम्हारी बैकग्राउंड क्या है, तुम्हारे परिवार कैसे हैं, मैं तुम्हारे परिवार से मिलना चाहती हूँ। विशाल कहता है, मुझे भी तुम्हारे पिताजी से मिलना है और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक ही बार क्यों ना मिले। संजना यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। संजना अपने पापा को कॉल कर देती है कि मैं एक विशाल नाम के लड़के से प्यार करती हूँ, जो कि मेरे ही कंपनी में जॉब करता है। बहुत ही अच्छा लड़का है, दिखने में बड़ा अच्छा है, बोली वचन भी बहुत अच्छा है और बड़ा अच्छे की बात है कि पिताजी वो मेरे ही कंपनी में जॉब करता है। जैसे इस संजना के पिताजी यह बात सुनते हैं, संजना को कहते हैं, देखो बेटा, मुझे तो नहीं पता वो लड़का कैसा है कैसा नहीं, अगर तुम्हारे नज़र में वो अच्छा है तो ठीक है, तुम शादी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, संजना यह बात सुनकर बड़ा खुश होती है और विशाल को फ़ोन करके बताती है कि मेरे पिताजी तुमसे शादी करने के लिए मान गए हैं। अब तुम अपने मम्मी पापा से मुझे जल्दी मिलवाओ और मैं जल्दी उनसे बात करना चाहती हूँ और अपने पिताजी से बात कराना चाहता और हम दोनों की शादी जल्दी से हो जाए। दोस्तों, विशाल जब यह बात सुनता है तो कहता है, अभी मेरे पिताजी किसी काम के लिए बाहर गए हैं, माँ भी घर में नहीं है, मैं तुमको अगली बार अपने मम्मी पापा से मिलवाऊंगा। दोस्तों, संजना कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे दोस्तों 1 हफ्ता बीत जाता है। फिर संजना विशाल से वही बात कहती है, तुम अपने मम्मी पापा से मिलवाओ। फिर जो है विशाल किसी न किसी काम को लेकर संजना को अपने माँ बाप से मिलवाने के लिए टाल देता है, क्योंकि विशाल उससे प्यार नहीं कर रहा था बल्कि उसका फ़ायदा उठाता था। क्योंकि दोस्तों, संजना को इस्तेमाल भी करता था और संजना जो भी जॉब करती थी, जितना भी पैसे की ज़रूरत होता था, विशाल को दे देती थी। दोस्तों, अब 2-3 हफ्ते बीत जाते हैं जब विशाल का कोई जवाब नहीं आता। लेकिन अचानक एक दिन विशाल का संजना के पास फ़ोन आता है कि मुझे बहुत ज़्यादा 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। दोस्तों, संजना जब इतनी बात सुनती है तो बड़ा दुख हो जाती है। कहती है, कब तुम्हें पैसे चाहिए? वो कहता है, मुझे कल सुबह ही पैसे की ज़रूरत है। संजना के पास 50,000 रुपये होते हैं। उसके बाद 50,000 अपने पिताजी से मंगवाती है, जो कि उसके पिताजी उसके ही माँ का गहना बेचकर वो सब पैसे का इंतजाम करते हैं और संजना विशाल को 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देती है। दोस्तों, संजना यह भी नहीं पूछती कि आखिरकार तुम्हें इतनी पैसे की ज़रूरत क्या है। जैसे ही विशाल बोलता है वैसे ही पैसे उसको ट्रांसफ़र कर देती है। दोस्तों, इधर विशाल अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेता है और गायब हो जाता है। दोस्तों, संजना बार बार कॉल लगाती है, लेकिन फ़ोन एक ही बात बोलता है कि जिस नंबर पे आप कॉल करना चाहते हैं वो स्विच ऑफ है। दोस्तों, संजना हर रोज़ ट्राई करती है, लेकिन संजना को विश्वास नहीं होता कि विशाल मेरे साथ गद्दारी कर सकता है। उसे लग रहा था कि हो सकता हो फ़ोन ख़राब हो सकता है फ़ोन चार्ज ना हो, पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम में है, क्या है, कुछ हो सकता हो बाद में फ़ोन करेंगे। लेकिन विशाल 1 महीना बीत जाता है, संजना के पास कोई कॉल कोई मैसेज नहीं करता है। फिर संजना के मन में डर आने लगता है। संजना
कंपनी में जो विशाल के दोस्त होते हैं उनसे भी पूछती है। वो भी कहते हैं कि विशाल का कोई कॉल नहीं लग रहा है, क्योंकि हमसे भी विशाल 10,000 रुपये लिया है और बगल वाला मेरा दोस्त है उससे भी 10,000 रुपये लिया है और बोल रहा था बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है और हमने भी उसे जल्दी जल्दी में पैसे दे दिए बिना कुछ पूछे बिना कुछ समझे। और आज विशाल का कॉल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि विशाल बोला था मैं 1 हफ्ते में तुम दोनों के पैसे लौटा दूंगा, लेकिन विशाल का आज तक फ़ोन ही नहीं लग रहा है। 1 से 1.5 महीना होने वाला है। जब इतनी बात संजना सुनती है तो वहीं पर वो दुखी हो जाती है, वो भी रोने लगती है और सारी कहानी विशाल के दोस्त को बताने लगती है। दोस्तों अब धीरे धीरे 2 से 3 महीना हो जाता है, विशाल का कोई नहीं पता चलता है। संजना बहुत कोशिश करती है विशाल को ढूंढने के लिए, लेकिन विशाल मिलता नहीं है। दोस्तों अब संजना किस मुंह से अपने पापा को यह बात बताए कि विशाल मुझे धोखा दे दिया। संजना अपने जॉब से भी हाथ धो बैठी थी। संजना के पास 1 रुपये नहीं बचता है। वो दोस्तों एक एक पैसे के लिए तरसने लगती है। फिर दोस्तों संजना एक बैंक से लोन लेती है और एक सब्जी की धंधा करने लगती है। दोस्तों जहां वो रहती थी उसी के नीचे एक छोटा सा दुकान लगाने लगती है और वहां पर वो हरी हरी सब्जियां बेचने लगती है। दोस्तों संजना का खर्चा इसी से चल जाता था। अब धीरे धीरे संजना 2 से 3 महीना अपने सब्जी के धंधा करती है और सब्जी के धंधा उसका बड़ा अच्छा चलने लगता है। जो भी उसके पापा पैसा दिए थे 50,000 रुपये, अपने पापा को 50,000 रुपये दे देती है और अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही जीने लगती है। इधर दोस्तों संदीप की पढ़ाई पूरी हो जाती है और उसके घर में एक खुशी आ जाता है। उसके पिताजी को पता चलता है कि मेरा बेटा IAS बन गया। दोस्तों अब संदीप अपने घर आता है। बड़े धूमधाम से संदीप के पिताजी और संदीप के गांव वाले उसका स्वागत करते हैं। पूरे गांव में उसको माला पहनाकर स्वागत किया जाता है, घुमाया जाता है, ढोल बाजा के साथ उसका बड़े अच्छे से आदर किया जाता है। दोस्तों अब संदीप बड़े खुश होता है कि मैं एक IAS ऑफिसर बन गया। दोस्तों अब संदीप एक दिन अपनी गाड़ी में बैठकर पूरे इलाके में घूम रहा था। तभी वो देखता है कि जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी वो लड़की एक सब्जी का ठेला लगाए हुए सब्जी बेच रही थी। वो दोस्तों विश्वास नहीं करता है कि वही लड़की है, क्योंकि संदीप को लग रहा था कि उस लड़की की शादी हो गया होगा। लेकिन जब वह देखता है कि वो लड़की सब्जी बेच रही है तो यह पता लगाने के लिए उसके ठेले की ओर जाने लगता है कि वो लड़की है कि कोई दूसरी लड़की है। लेकिन जब उसके करीब पहुंचता है तो देखता है वो लड़की संजना ही है। दोस्तों संजना जैसे ही संदीप को देखती है वो अपने आप को छिपाने लगती है। लेकिन जब संदीप संजना को पहचान जाता है और कहता है संजना मैं तुम्हें पहचान लिया हूँ, बेहतर यही होगा तुम अपने आप को मत छुपाओ। दोस्तों संजना यह सब सुनकर संदीप के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने लगती है, रोने लगती है कि संदीप मुझे माफ़ कर दो। उस दिन पता नहीं मेरी मत्ती मारी गई थी, मैंने तुम्हारे स्वभाव के बारे में नहीं जाना, तुम्हारी खूबसूरती देखती रही, तुम्हारे बारे में, तुम्हारी पढ़ाई को लेकर, तुम्हारे स्वभाव को लेकर, तुम्हारे चरित्र को लेकर कभी मैंने नहीं सोचा, बस तुम्हारी खूबसूरती देख रही थी। दोस्तों संदीप के भी आंखों में आंसू आ जाता है। उस लड़की की वो हालत देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि जो संजना उस समय खूबसूरत लग रही थी वो संजना सब्जी बेचती हुई बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लग रही थी। क्योंकि दोस्तों संजना दुबली पतली भी हो गई थी और एक ऐसी लड़की दिख रही थी कि जो उसके आगे कोई सहारा ही नहीं। दोस्तों संजना की हालत को देखकर संदीप कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे एक कॉल कर देना, मुझे सूचना भिजवा देना, मैं तुम्हारे मदद के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। दोस्तों अब संदीप अपनी IAS की गाड़ी में बैठकर जाने लगता है। दोस्तों इस कहानी को सुनकर आप सभी को एक सीख जरूर मिला होगा कि कभी भी हमें किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर संजना अपने आप पे घमंड नहीं की होती तो शायद आज वो एक IAS ऑफिसर की वाइफ होती। दोस्तों आज की जो कहानी थी आप सभी को कैसी लगी? अगर थोड़ी बहुत ही अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आज मेरा जन्मदिन है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग मुझे आशीर्वाद देंगे और एक प्यारा सा मेरे लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी नई कहानी को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।